हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिषेक चौहान और मेरे हाथ में एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 2 का क्वेश्चन पेपर जो कि 2 मार्च 2023 को हुआ था। हम इसे सोल्व करने वाले हैं। जिन बच्चों का 25, 26, 27 अक्टूबर को आने वाली 25, 26, 27 अक्टूबर को एग्जाम है वो बात मेरी ध्यान से सुने। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं है वो भी मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही कंसेप्चुअल और लॉजिकल बातें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेवेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये जो पहला क्वेश्चन है ये एक पीक्यूआरएस टाइप का है, पैराजम्बल इसको बोल सकते हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं पीक्यूआरएस, इसमें से 2 आपको सिलेक्ट करके फिट करने हैं S2 और S3 की जगह पे। मतलब S1 इन्होंने स्टेटमेंट फिक्स कर दिया है, S4 की पोजीशन इन्होंने फिक्स कर दी है। S2 और S3 में 2 स्टेटमेंट होने हैं और पीक्यूआरएस में से ही वो 2 स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। सही सीक्वेंस में, सही मीनिंग के साथ, लॉजिकल वे में चारों सेंटेंस को पढ़िए। पहले तो आप सबसे पहले S1 और S4 को पढ़ेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि PQRS में से कौन से सिलेक्ट हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे टीचर्स आपको ये कहेंगे या बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऐसा प्रीफर करते हैं कि आपको PQRS में या पैराजम्बल में इस तरह के क्वेश्चन में पहले ऑप्शन पढ़ने चाहिए। बिल्कुल गलत अप्रोच है ये जो है कि पहले ऑप्शन पढ़िए फिर क्वेश्चन को देखिए फिर ऑप्शन को देखिए। ये उन बच्चों को बताई जाती है जिन्होंने साल भर मेहनत नहीं की है, एग्जाम से पहले उठा के देख रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अब क्या करें। लेकिन अगर आपने इंग्लिश की जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो आपने रीडिंग एबिलिटी बढ़ाई है, इंप्रूव की है, तो आप बिल्कुल लॉजिकल मैनर में, लॉजिकल सीक्वेंस में ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आप S1 पढ़ेंगे। द मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग। मिंगलिंग का मतलब आपस में इंटरेक्ट करना, बातचीत करना। The man and woman took their places after the initial mingling and immediately a surge of conversation filled the room. इसके बाद S2, S3 के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। S4, one or two of the women were actually bouncing up and down on the sofa cushions. अब PQRS पढ़ेंगे। PQRS में से कोई भी 2 सेंटेंस आपको सिलेक्ट करके सही ऑर्डर में यहां पर S2, S3 की जगह लिखने हैं। तो P आपने पढ़ा, सो द 2 पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। अब देखो ये जो P है ये सो से स्टार्ट हो रहा है। अब सो एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको बोलते हैं। ये जिस भी स्टेटमेंट के या जिस भी क्लोज के या जिस भी सेंटेंस के साथ लगाया जाता है वो किसी पहले स्टेटमेंट की या किसी स्टेटमेंट की या किसी सिचुएशन की रिजल्ट होती है। मतलब कुछ हुआ, उसके बाद में जो रिजल्ट के रूप में हुआ उसको सो लगाया जाता है। जैसे मैंने एक सिचुएशन अज्यूम की, दे मिस दियर बस सो दे केम लेट। उनकी बस मिस हो गई इसलिए वो लेट आए, तो सो दे केम लेट। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये पहले वाले सेंटेंस का दे मिस द बस का रिजल्ट है। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो किसी ऐसे स्टेटमेंट के बाद में आएगा जो कि इसका जिसका ये रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ा, सो द 2 पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज। क्यों पढ़ा, एट द बिगिनिंग दे मिंगल ऑकवर्डली। अब देखो मिंगलिंग तो पहली हो चुकी है ना। द मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग and immediately a surge of conversation filled the room. At the beginning they mingle awkwardly, clutching their drinks and walked here and there. ऐसा तो नहीं है। S1 में लिखा है द मैन एंड वुमेन टुक देयर प्लेसेस और इस सेंटेंस में लिख रहा है वॉकिंग हेयर एंड देयर, तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों तो आएगा नहीं, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन दे दी क्यों में। तो मिंगलिंग वहां पे हो चुकी है, लिखा तो है आफ्टर द इनिशियल मिंगलिंग, क्यों में ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ही अलग सिचुएशन क्रिएट कर दी। सेवरल पीपल मेड ए लास्ट मिनट डैश टू द बाथरूम बिफोर द कन्वर्सेशन कुड स्टार्ट। ऐसा भी नहीं है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले मैन एंड वुमेन ने अपना अपना स्थान लिया, टुक देयर प्लेसेस। ये भी बिल्कुल अलग सी सिचुएशन दे दी। चलो फिर भी अगर ये हो सकता है तो अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, द मैन्स चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वुमेन काउचेस।
देखो ये जो पी क्यू आर एस दे रखे हैं ना, इन्हीं में से दो सेंटेंस आते हैं, लेकिन इन्हीं दो सेंटेंस में से एक लॉजिकल ऑर्डर भी तो होगा कि किसके बाद कौन सा आएगा, पी के बाद ऐसा आएगा या क्यू के बाद आर आएगा। क्यू तो आएगा ही नहीं, आर के बाद पी आएगा या पी के बाद आर आएगा। क्या सिचुएशन होगी, इस ऑर्डर को पहचानने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ, तो किस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ। देखो मैंने आपको बताया था कि जो सो लगा है ना, सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज, ये किसी सिचुएशन का रिजल्ट हो सकता है, ये किसी एक्शन का, किसी सेंटेंस का रिजल्ट हो सकता है। कहाँ है वो साफ साफ आपको पता चल रहा है, द मैन्स चेयर्स वर फार इनफ अवे फ्रॉम द वुमन काउचेस। जो वुमन का जो काउचेस था उससे मैंस चेयर दूर थी, तो इसीलिए तो उनको लीन फॉरवर्ड होना पड़ा, इसलिए तो उनको आगे झुकना पड़ा। कहने की बात यह है कि ये पी को एस के बाद आना है, यानी कि ये वाली सिचुएशन एसपी वाली ज्यादा क्लियर है, ये लॉजिकल ऑर्डर ज्यादा क्लियर है। इस तरह से लॉजिकल ऑर्डर को पहचानते हुए हमें PQRS को सेट करना है। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, PR को देख लेते हैं। देखो सो द टू पार्टीज हैड टू लीन फॉरवर्ड देयर एल्बोज ऑन देयर नीज, S1 के बाद P तो नहीं आएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। QS वाला देख लेते हैं। दूसरा हमने ऑप्शन चूज कर लिया कि इसका थर्ड होगा, SP वाला होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या पता हमने जो लॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल सीक्वेंस को जो हमने अज्यूम किया है या हम हमारे हिसाब से जो सही हो रही है वो सही ना हो। एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करने के लिए कोई और लॉजिकल सीक्वेंस भी दियो जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, देख लेते हैं। QS एट द बिगनिंग दे मिंगल, Q तो आना ही नहीं है, RQ भी नहीं आना है। ठीक है, यानी कि या तो दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था, SP में या PR में, ये क्लियर हो गया कि थर्ड ही होगा, Q तो होना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इस तरह से हमें दो सेंटेंसेस की या चार सेंटेंस भी आ जाए, 3 भी आ सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकती है SSC, तो हमें उनकी लॉजिकल सीक्वेंस पकड़नी है। कई बार कंजंक्शन हमारी हेल्प करते हैं, कई बार प्रोनाउन हमारी हेल्प करते हैं, हमें इन सब चीजों को पकड़ना है। ग्रामर के स्ट्रक्चर का यूज करके भी हमें उस सीक्वेंस को, उस ऑर्डर को पकड़ना है, और मीनिंग का जो मीनिंग निकल के आता है सेंटेंसेस का, उस मीनिंग का यूज करके भी हमें इस लॉजिकल सीक्वेंस को, ऑर्डर को पकड़ना है। अगर हमें पता चल गया कि ये लॉजिकल सीक्वेंस तो होगा ही होगा, तो बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ, चेक करते जाओ। चलो अगला करके दिखाता हूं, फिर और भी है इसमें काफी सारे PQRS दे रखे हैं, पैरा जम्बल्ड है, सब करके देखेंगे तो पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले आप जो है एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए सेंटेंस का टेंस और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली बात है जो एक्टिव पैसिव के बारे में आपको ध्यान रखनी है। सेंटेंस का टेंस वही रहना चाहिए और सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए। अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए, इस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो किया जाए, तब तो इसका एक ही ऑप्शन होना है भाई। बाकी के 3 ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, दूसरे में, तीसरे में तो उसने मीनिंग ही चेंज कर दिया भाई। कैन का कुड कर दिया, मीनिंग चेंज हो गया। एक में वर कर दिया, आर कर दिया। यहां तो तीनों में तो मीनिंग ही चेंज हो गया। कैन का कैन रहा सिर्फ चौथे ऑप्शन में। तो इसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, सीधे आपने कैन देखा और चौथा ऑप्शन लगा दिया। फिर से एक PQRS या ABCD कुछ भी कह लें, इसे पैरा जंबल आपके सामने है। ठीक है, ABCD देखो, सबसे पहले आप एक जिस सीक्वेंस में जिस सेंटेंसेस को दिया गया है उसी सीक्वेंस में उसको पढ़िए, उसके मीनिंग को समझिए, और ये आपको बहुत जल्दी से करना होगा। और इसको बहुत जल्दी से करने के लिए आपको इंग्लिश की समझ या इंग्लिश को पढ़कर उसको समझ में लाना। किसी चीज को हमने पढ़ा तेजी से और उतनी ही तेजी से उसको समझ लिया। आपको ये स्किल्स, ये एबिलिटी डेवलप करनी होगी। ठीक है, अगर आपकी ये डेवलप है तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। ए सेंटेंस, दे स्टैंड अनडिफीटेड इन द रील्म्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। रील्स मतलब, रील्म का मतलब क्षेत्र या अरेना बोलते हैं इसको। रीजन किसका फील्ड है, किसका सेक्टर है। ठीक है, शेक्सपियर और होमर का फील्ड क्या था?
पोएट थे ना वो दोनों, क्रिएटर थे, रचनाकार थे, ठीक है, इंग्लिश के ज्ञाता थे। तो ये उनका रील्म हुआ, ये उनका सेक्टर या कह ले ये उनकी डोमेन हुई। दे स्टैंड अनडिफिटेड इन द रील्म्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर। अब देखो सेंटेंस जो ए है वो दे से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं ग्रामर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ये कि जो दे है वो एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब अभी तक नाउन ही नहीं आया है तो प्रोनाउन कैसे आ जाएगा? पहले पैराग्राफ में या सेंटेंस में नाउन आते हैं, फिर उनके लिए, ताकि नाउन को दोबारा रिपीट ना करना पड़े, तिबारा चौथी बार रिपीट ना करना पड़े, उनके लिए प्रोनाउन आते हैं। तो मतलब प्रोनाउन से शुरू होने वाला सेंटेंस मोस्ट प्रोबेबली पहला सेंटेंस तो नहीं होगा। पहले पहले जो पैराग्राफ है आपका, ये एक पैराग्राफ ही तो बनेगा 4 सेंटेंसेस को जोड़ के। तो पहले पैराग्राफ में कोई नाउन आएगा, फिर उस नाउन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही तो होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए जो सेंटेंस है वो तो शुरू में नहीं आएगा। तो चौथा ऑप्शन तो आप बिल्कुल ही हटा दो। उसके बाद बचे आपके 3 ऑप्शन, ठीक है, इनको भी चेक कर लेते हैं। इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग। Additionally, C option, C sentence. Additionally, the philosophical discourse and discussions on various dilemmas of life associated with the Bhagavad Gita are highly appreciated by scholars from all over the world. डी पढ़ लेते हैं। महाभारता एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोसल वर्क्स that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for the cultural ethos of the country. Colossal मतलब big, विशाल, large, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है इसका मतलब, डिक्शनरी में डाल लेना इसको। अब देखो, अब हमें वही लॉजिकल सीक्वेंस पकड़ना है। अगर हम चारों सेंटेंस का लॉजिकल सीक्वेंस नहीं भी पकड़ पाए, किन्हीं 2 सेंटेंस का लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल ऑर्डर पकड़ गए कि इसके बाद ये आना चाहिए, यहां तो हम कंफर्म है कि इसके बाद ये होना चाहिए, बाकियों का हमें पता नहीं, तो इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। 2 ऑप्शन तो इसी से एलिमिनेट हो जाएंगे, हो सकता है तीनों ऑप्शन इसी से एलिमिनेट हो जाएं। देखो वही पकड़ लिया मैंने। पहला जो सेंटेंस है ए, दे स्टैंड अनडिफिटेड इन द रील्म्स ऑफ शेक्सपियर एंड होमर, ये दे किसके लिए यूज किया है? किसके लिए यूज किया है? ये महाभारत एंड रामायण के लिए यूज किया है कि महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ कोलोसल वर्क्स दैट अनक्वेश्चनेबली एंजॉय द वर्च्यू ऑफ बीइंग पीक सोर्सेज फॉर द कल्चरल एथोस ऑफ द कंट्री। मतलब ये इतने ग्रेट एग्जाम्पल है कि ये शेक्सपियर और होमर के जो रील्म्स हैं, उनका जो वर्क है वहां भी ये अनडिफिटेड होते हैं, वहां भी ये हारते नहीं है, उससे टक्कर देते हैं। तो यानी कि डी के बाद ए होना है। ये जो ए है सेंटेंस, इसको डी के बाद होना है, ठीक है। डी के बाद ए, डी के बाद ए कौन से ऑप्शन में? दूसरे और तीसरे ऑप्शन में डी के बाद ए है, मतलब कि ये पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब देखेंगे हमारा जो पैराग्राफ है, अब दूसरे और तीसरे ऑप्शन को अगर कंपैरिजन करें तो हमारा जो पैराग्राफ है, एक सिचुएशन में तो बी से शुरू हो सकता है, एक सिचुएशन में डी से शुरू हो सकता है। क्या पढ़ लेते हैं बी सेंटेंस क्या है? इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी एंड एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग। Mahabharata and Ramayana are two great examples of colossal works that unquestionably enjoy the virtue of being peak sources for the cultural ethos of the country. सी पढ़ लेते हैं। एडिशनली द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स एंड डिस्कशन वेरियड। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया इज ए कंट्री वेयर पीपल आर फुल ऑफ इमेंस प्रोलिक्सिटी, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी नेचर के जो होते हैं वो पहले आते हैं, ठीक है, जो कि किसी बड़े विशाल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग लिखा है, फिर उस एग्जाम्पलरी स्टोरी टेलिंग के बारे में बताया है महाभारत और रामायण लिख के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, डी, ए, सी। इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंस को पकड़ते हुए, लॉजिकल ऑर्डर को, मीनिंग को पकड़ते हुए हमें ये सेंटेंस, ये इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंस। ठीक है, देखो डिक्टेटर तो होगा नहीं, डिक्टेटर बना है डिक्टेट वर्ड से। डिक्टेट का मतलब होता है टू ऑर्डर, टू कमांड फोर्सफुल्ली, फोर्सफुल्ली ऑर्डर समवन टू डू समथिंग। ठीक है, ये होता है डिक्टेटर। जैसे हिटलर एक डिक्टेटर था, और भी बहुत सारे हुए हैं, हिटलर इज द मोस्ट फेमस डिक्टेटर। अब देखो इसके जो बाकी के तीन ऑप्शन दिए ना, वो बहुत ही करीब करीब दिए हैं। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है जो पर्सन अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में ना सोचे, उसको सेल्फिश कह देते हैं। ये ऑप्शन भी बहुत ज्यादा करीब नहीं है। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट भी एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन को ही ईगोइस्ट कहा जाता है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट इसका सही ऑप्शन होगा, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंस। नार्सिसिस्ट अपने आप को इंपॉर्टेंट दिखाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। उनको लगता है उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग उनको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरों के सामने अपनी इमेज बना के रखना, ये उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसका सही ऑप्शन होगा नार्सिसिस्ट। ईगोइस्ट भी इसका बहुत करीबी करीबी ऑप्शन था, लेकिन ईगोइस्ट में और नार्सिसिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ईगोइस्ट भी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लेकिन वो जो है दूसरों के बारे में वो थोड़ी बहुत एम्पैथी रखते हैं। नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं है। नार्सिसिस्ट को सिर्फ अपनी अपीयरेंस, अपने एटीट्यूड, अपने लुक्स, और यूं कहिए कि अपनी जो उनकी इमेज है, जो रेपुटेशन है, इस पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन। ये इसमें बताना है सेंटेंस में कि क्या है, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसकी जगह क्या आएगा, या नो इंप्रूवमेंट होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। देखो, एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेज बाय द ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट मतलब जो नाटक होते हैं, जो ड्रामा करते हैं। ठीक है, कहने की बात यह है कि एडवर्ड सेकंड एक प्ले है या ड्रामा है, और दूसरे हैं सम अदर प्लेज। देखो, इसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री यूज होगी। अब इसने ट्रेजिक देन लिखा है, अगर ये केवल ट्रेजिक ट्रेजिक को अंडरलाइन करता देन तो फिक्स होता, तो हम कह देते कि ये तो कंपैरेटिव डिग्री में होना है, तो मोर ट्रेजिक या लेस ट्रेजिक लगता। लेकिन इसने ट्रेजिक देन दोनों को अंडरलाइन किया है, मतलब ट्रेजिक के साथ साथ देन भी रिप्लेस होगा। तो अब मतलब आपको अब हमें डिग्री बतानी है, पहले हमें डिग्री का पता लगाना है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? देखो, इसकी डिग्री पता लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन किसमें और किसमें हो रहा है। कंपैरिजन अगर 1 वर्सेस 1 का हो, मैं आपको समझा देता हूं। कंपैरिजन अगर 1 वर्सेस 1 का हो, अगर कंपैरिजन 1 वर्सेस 1 का हो तो लगाया करो कंपैरेटिव डिग्री। अब ये जो 1 है, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, या ये कोई एक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है किसी एक पर्सन का एक पर्सन से कंपैरिजन, या एक थिंग का एक थिंग से कंपैरिजन, या एक पर्सन का पूरे एक ग्रुप से कंपैरिजन, या एक थिंग का पूरे एक ग्रुप से कंपैरिजन, ये दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। यहां पर 1 वर्सेस 1 जो है, ये इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के लिए वैलिड है। भले ही वो ग्रुप है और ग्रुप में बहुत सारे लोग या थिंग हो सकते हैं, लेकिन अब तो हम उसको एक ही यूनिट कंसीडर कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने उसको ग्रुप मान लिया। और यहां भी ग्रुप हो सकता है, तो मतलब इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, ग्रुप वर्सेस ग्रुप, ये तीनों ही कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में ले आते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में लिया जाता है 1 वर्सेस ऑल का कंपैरिजन। अब आप कहोगे कि सर इसको 1 मान लो, इसको ऑल मान लो। नहीं भैया, ऑल में तो ये खुद भी आ गया। ऑल का मतलब क्या है?
इसको जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं ऑल में तो वो भी इंक्लूड हो गया, लेकिन ग्रुप में वो इंक्लूड नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने कहा इंडिया का कंपैरिजन है ऑल कंट्रीज से, तो ऑल कंट्रीज में तो इंडिया भी इंक्लूडेड है, तो फिर ये 1 वर्सेस 1 का कंपैरिजन कहां से हो गया। लेकिन अगर इंडिया ऑल कंट्रीज में इंक्लूडेड है तो फिर तो इंडिया का कंपैरिजन सभी कंट्रीज से हो गया ना, और सभी कंट्रीज में इंडिया भी इंक्लूडेड है, फिर तो यहां पे क्या लगाएंगे आप, सुपरलेटिव। लेकिन अगर मैं इंडिया का कंपैरिजन करूं ऑल अदर कंट्रीज, तो ऑल अदर कंट्रीज का मतलब क्या है, ऑल अदर कंट्रीज का मतलब ऑल कंट्रीज एक्सक्लूडिंग इंडिया। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं इनमें इंडिया को छोड़ के, इंडिया इधर आ गया, और इन सारी कंट्रीज जितनी भी है बाकी की बची हुई, इन सबको एक ग्रुप माना जा सकता है। अब ये 1 वर्सेस 1 का कंपैरिजन हो गया। अब इस सिचुएशन में आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसका ध्यान रखें आप। एडवर्ड सेकंड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। द मोस्ट ट्रेजिक नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्ड सेकंड भी एक प्ले है और सम अदर प्लेस की बात चल रही है, मतलब 1 वर्सेस 1 की बात चल रही है, मतलब एक प्ले का कंपैरिजन एक ग्रुप से हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो दूसरा वाला इसका सही होगा, एडवर्ड सेकंड इज लेस ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। तीसरा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सिमिली लिखा है, सिमिली में हमेशा पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है। सिमिली होते हैं सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दिखाने के लिए, तो सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए, डिससिमिलैरिटीज दिखाने के लिए हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। हमेशा आप सिमिली में पॉजिटिव डिग्री लगा के चलोगे। जो लीस्ट लगा रखा है आपने, लीस्ट, लिटिल, लेस और लीस्ट, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, लेस कंपैरेटिव, लीस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भी गलत हो गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन। ठीक है, इडियम यहां पे दिया हुआ है, द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स, नहीं, बेयरली मैनेज टू एस्केप, ये इसका मीनिंग होगा। ऑलवेज टेकिंग कैलकुलेटेड डिसीजन, ये भी गलत हो गया। वेरी एरोगेंट, ये भी गलत हो गया। ये तो साफ साफ क्लियर है, मीनिंग से पता चल रहा है। अगर कोई इसमें तुक्का ही मारेगा तो भी सही करके आएगा। द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब बाय द नैरो मार्जिन, नैरोली, बाल बाल बचने वाली सिचुएशन। ठीक है, सातवें सेंटेंस, सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इज रिपोर्टेड स्पीच। राघव सेड टू मीरा, आर यू अपसेट विद मी। ओके, ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन है तो सेट को आस्क से रिप्लेस कर दोगे। क्यों करते हैं, मैं डिटेल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते हुए बच्चों को समझाता हूं कि सेट को आस्क से रिप्लेस क्यों किया जाता है। राघव आस्क्ड मीरा, इफ या वेदर लगाते हैं, यहां पे इफ लगा हुआ है, यू को बदलेंगे मीरा के हिसाब से, सी कर देंगे, वाज अपसेट विद मी को बदल देंगे राघव के हिसाब से, हिम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो बहुत ही आसान सेंटेंस है। आठवां देखिए, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। मूव, क्या टाइम को मूव करने के लिए, बिल्कुल नहीं। टाइम कोई फिजिकल थिंग नहीं है, टाइम कोई फिजिकल यूनिट नहीं है, कोई कॉन्क्रीट थिंग नहीं है जिसको मूव किया जा सके। ईज भी नहीं किया जाता है टाइम को। किल इसका सही ऑप्शन होगा, इग्नोर भी नहीं कर सकते हो आप टाइम को, कोई भी पर्सन या एंटिटी टाइम को इग्नोर नहीं कर सकती। किल यहां पर सही है। किल टाइम का मतलब है टू वेस्ट टाइम, टू नॉट यूज टाइम प्रोडक्टिवली। द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू किल टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। ठीक है, नवे सेंटेंसेस पे आइए। फिर से एक जंबल ऑर्डर में आपको दिया हुआ है, इसको आपको
सही सिक्वेंसल या लॉजिकल सीक्वेंस में, लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल। अब देखो सेंटेंस में आपको इस तरह के क्लू पकड़ने हैं। दीज फूड्स लिखा हुआ है, दीज फूड्स लिखा हुआ है, दीज डिटर्मिनर फूड्स के लिए आ रहा है, फूड्स नाउन, दीज उसका डिटर्मिनर। दीज फूड्स अगर लिखा हुआ है पहले सेंटेंस में तो पैराग्राफ में पहले दीज फूड्स मतलब इन फूड्स का जिक्र होना चाहिए। यानी कि ये पहला सेंटेंस तो नहीं होगा, पहला सेंटेंस तो वो होगा जहां पे इन फूड्स का जिक्र किया गया हो। ये दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी हो सकता है जिनके लिए दीज फूड्स आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस पढ़ के। दूसरा हो गया बी, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। यहां से कोई क्लू नहीं मिला। सी पढ़ लेते हैं, द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स इज ऑफ कोर्स knowing how to cook them properly, buying seasonal produce and recognizing your preferred flavor profile. Okay, D पढ़ लेते हैं, power foods are high in nutrition such as fiber, potassium and minerals. अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एनकरेज देयर क्लाइंट टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल्स, और इसके बाद आ रहा है एक बी ऑप्शन, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन एवरीडे डाइट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। मतलब पहले सेंटेंस में ए ऑप्शन में उसने ए सेंटेंस में उसने बताया है कि इनको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। डाइट को इंक्लूड वैरायटी ऑफ वेज में किया जा सकता है, बी ए के बाद आ रहा है। बी को मतलब उस लॉजिकल ऑर्डर में ए के बाद आना है। यहां से एक लिंक मिल रहा है। ठीक है, पावर फूड को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो डाइट में इंक्लूड कैसे होने, क्या होना है, उनके फीचर क्या होना है, क्या उनके फायदे हैं, ये बाद में बताया जाएगा। पैराग्राफ में जो पहले सेंटेंस होता है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है हमारा डी। तो डी से शुरू होने वाले ऑप्शन है दूसरा और चौथा, इनमें टक्कर होगी। अब ए और बी का मैंने लॉजिकल ऑर्डर बताया है कि बी को ए के बाद आना चाहिए। पढ़ने में ऐसा लग रहा है ए में उसने बताया है कि इनको डाइट में इंक्लूड करो, बी में उसने बताया है कि वैरायटी ऑफ वेज है, वो किस किस तरीके से वो आ सकते हैं डाइट में। तो डी ए बी सी दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम दो सेंटेंस के लॉजिकल ऑर्डर को, लॉजिकल सीक्वेंस को ही पकड़ लेते हैं तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। कई बार वो ऑर्डर गलत भी दिया हो सकता है कोई और लॉजिकल ऑर्डर भी उसमें दिया हो, तो उस लॉजिकल ऑर्डर को भी ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। फाइनली अगर हम इसको चेक करेंगे तो बाकी के चार ऑप्शन भी एक बार मैच करके देख लेंगे। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड डिसीडेंट। देखो पहला ही ऑप्शन गलत है। डिसेंडेंट का मतलब होता है, डिसेंडेंट का मतलब होता है इशूज, या कि कह लें कि बच्चे, किसी की जो नीचे वाली पीढ़ी होती है उसको कहते हैं डिसेंडेंट। डेसिमेट का मतलब होता है टू वीकन समथिंग, किसी चीज को कमजोर कर देना। डिसीज का मतलब होता है डेड, जो मर गया हो, जो ऑफ हो गया हो। तो इसका 10वें का तो पहले ही सही हो जाएगा। मैं नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में भी हूँ, और यहाँ पर मौसम जो है बारिश का, बादलों का हो रहा है। थोड़ी देर पहले छोटा सा तूफान भी आया था, उसके बाद बारिश पड़ी, मौसम ठंडा हो गया। ठीक है, 11वें सेंटेंस पे चलते हैं। वन पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ्स मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। सिस्टमैटिक की स्पेलिंग गलत है, SYSTEMATIC होता है। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड व्हेन दे थिंक अबाउट द टॉपिक। सिस्टमैटिक का मतलब कंप्लीट या होल, पूरे सिस्टम को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, 12वें पे चलते हैं। 12वां फिर से एक जंबल्ड ऑर्डर है, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, पहला ए पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज फ्रॉम दोज ट्रायल्स नोन एज द नूरम्बर्ग कोड आर ब्रॉडली एप्लीकेबल टू मैनी टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देखो दोज ट्रायल्स आ रहा है। अब दोज ट्रायल्स अगर आ रहा है तो मतलब पहले कहीं ट्रायल्स की बात होगी,
फिर उसके बाद ये सेंटेंस आएगा, ये स्टेटमेंट जो लिखा जाएगा दोस ट्रायल्स वाला, ये पहले उसके ट्रायल्स के बाद ही तो लिखा जाएगा, यानी कि पहले कहीं ट्रायल्स की बात होगी। बी पढ़ लिया, द ग्रोइंग ब्रेथ and complexity of contemporary health challenges have produced a range of difficult questions that cannot always be adequately addressed by relying exclusively on existing policies, guidelines or codes of conduct। ठीक है, सी पढ़ा, recent formal efforts to articulate international standards of ethics applicable to health and healthcare can be traced to the Nuremberg trials of 1947, during which the horrors of Nazi medical experiments came to light। नूरमबर्ग ट्रायल्स का जिक्र यहां आया है, यानी कि ये जो दो ट्रायल्स यूज हुआ है ए स्टेटमेंट में, ए सेंटेंसेस में, ये सी के बाद आएगा, यानी कि सी ए एक लॉजिकल ऑर्डर पकड़ में आ रहा है। अभी ये सही है या गलत है ये देखना पड़ेगा, इसको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सी ए यानी कि सी ए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, चौथे में। अब चौथा ऑप्शन में ही सी ए है। अगर सी ए हमारा लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल ऑर्डर सी ए हमारा सही है, तो इसका मतलब ये तो बाकी तीनों ऑप्शन एक ही साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। कितना टाइम बचेगा तो इसी को चेक कर लेते हैं। पहले डी हमने पढ़ा, एथिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ केयर टॉपिक्स एज डाइवर्स एज मोरल इश्यूज अराउंड रिप्रोडक्शन, स्टेट ऑब्लिगेशंस इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज। डी में एथिकल क्वेश्चंस की बात की गई है और उसके बाद लगाया है डी के बाद सी को, यानी कि ये सही है। देखो डी में उन एथिकल क्वेश्चंस की बात की है, फिर उसने बताया कि अभी जो फॉर्मल एफर्ट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स में एप्लीकेबल है वो कब आए थे, ठीक है, नूरमबर्ग ट्रायल्स के टाइम पे, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही होगा, डी सी ए बी। चलते हैं 13वें पे। ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। देखो सी के बाद ए तो आना ही आना था, वो एक लॉजिकल ऑर्डर दिख रहा था, सी के बाद ए आना है। अब डी में एथिकल क्वेश्चंस के बारे में बताया गया, फिर बताया कि एथिकल स्टैंडर्ड आए कहां से हैं, और डी सी ए, तो ये तो बन ही रहा है सीक्वेंस, तो ये एक ही ऑप्शन में है, यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द, ओके, वन वर्ड, विलफुल डिस्ट्रक्शन। देखो जो डिजास्टर होता है वो एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन होता है, कंबशन का मतलब होता है जलाना, ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं है। साबोटाज इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, विलफुल डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है साबोटाज। कालामिटी भी एक नेचुरल डिस्ट्रक्शन ही होता है, नेचुरल प्राकृतिक आपदा। 13 का हो जाएगा 3। 14, replace the underline word, okay, narcotic drug addiction is in vogue these days as it is the most popular form of substance abuse, demand, obscurity, fashion, standard। इन vogue का मतलब होता है इन फैशन, ये तो प्रीवियस ईयर से आया हुआ है, अगर आपने vocab रटी होगी तो ये तो वहीं से आया हुआ है। 15वां क्वेश्चन, ठीक है, एरर, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रेवल्ड बाय बस। इसको समझा देता हूं मैं, सेंटेंस लिखा हुआ है, ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, कॉमा, येट ट्रेवल्ड बाय बस। देखो ही तो हो गया प्रोनाउन, यहां पर ये सब्जेक्ट है, लिव्ड हो गई मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रही है, और ये जो है इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, और ऑब्जेक्ट ये ले भी नहीं रही है, ठीक है, इट्स ओके। क्लोज क्या है, क्लोज लगा है एडवर्ब, क्लोज एडवर्ब लगा है, एडवर्ब प्लेस इस वर्ब के लिए आया है। अब टू लगा है यहां पर प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के बाद लगा है इसका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है नाउन फ्रेज है, मतलब अभी तक सेंटेंस सही है,
ये नाउन और ये हो गया इसका नाउन मॉडिफायर, एडजेक्टिव इसको कहा जा सकता है, ये हो गया आर्टिकल। ये पूरी जो नाउन फ्रेज है ये बन रही है इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, कोमा लग गया। यट, यट एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपको पता होंगे, ना पता हो तो मैं बता दूं। फैन बॉयज, फैन बॉयज, एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नोर, नोर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, बाई का मतलब होता है यट, एस का मतलब होता है सो। ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के वर्ड को, फ्रेज को या क्लोज को जोड़ते हैं। वर्ड को वर्ड से जोड़ेंगे, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेंगे, क्लोज को क्लोज से जोड़ेंगे। लेकिन इसमें भी वर्ड को वर्ड से तो जोड़ेंगे, लेकिन नाउन को नाउन से जोड़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच भी सेम होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है उन्हें, कोऑर्डिनेट, यानी कि जो ऑर्डर में सेम हो, जो सेम रैंक के हो, सेम ऑर्डर के हो। सेम ऑर्डर का होने से मतलब है नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज से जोड़ेंगे, नाउन क्लोज को नाउन क्लोज से जोड़ेंगे, नाउन को नाउन से जोड़ेंगे। इस टाइप के नेचर के ये होते हैं। अगर आपको फ्रेज और क्लोज समझ में ना आ रही हो कि क्या फ्रेज होती है क्या क्लोज होती है, तो लेक्चर पढ़ा हुआ है, मैंने लेक्चर डाला हुआ है इससे रिलेटेड। आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ढूंढ लेना। कहने का मतलब है कि यह एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जोड़ने के लिए आया है। किसको किससे जोड़ रहा है, क्या लिखी है इसके बाद, वर्ब लिखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब वर्ब को वर्ब से जोड़ रहा है। अब ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, यहां तक भी सही है। ट्रेवल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट इसके बाद भी नहीं आएगा। बाय प्रीपोजिशन लगी है, बाय प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। अब ये जो बाय प्रीपोजिशन है ये यूज की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए जिसको हम ट्रैवल के लिए यूज करते हैं, बाय बस। बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। नो एरर जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 का 4। 16वां सेंटेंस देखिए, एक्टिव वॉइस, द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, सम्मन तो आना ही आना है क्योंकि यहां पर कोई सब्जेक्ट तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। सम्मन, अब देखो हैज, टेंस और मीनिंग सेम रखना है। दूसरे और चौथे में तो टेंस ही बदल गया, इनको तो छोड़ दो। पहले और तीसरे में, पहले में तो पैसिव का पैसिव रहा, पैसिव भी नहीं एक्चुअली में उसने परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है 16 का। ये तो बिल्कुल मक्खन सेंटेंस है, कोई भी देखते ही बता देगा। 17वें सेंटेंस पे चलिए, 17वें क्वेश्चन पे चलिए। अ गुड लीडर शुड बी रेडी, क्रिटिसिज्म, शुड बी रेडी टू सेटल क्रिटिसिज्म। सेटल डिस्प्यूट को क्या जाता है, क्रिटिसिज्म को सेटल नहीं किया जाता है। कैरी क्रिटिसिज्म नहीं, मीट क्रिटिसिज्म, फेस, फेस आता है क्रिटिसिज्म के साथ, टू फेस क्रिटिसिज्म। ठीक है, 17 का हो जाएगा 4। 18वें पे चलते हैं। अंडरलाइन फ्रेज को रिप्लेस करना है, अप्रोप्रिएट इडियम को ढूंढना है इसमें। माय फादर्स ऑफिस इज एट ए क्लोज डिस्टेंस फ्रॉम होम। अपार्ट एट पार्सल नहीं, एट 6s and 7s नहीं, फ्रॉम हैंड टू माउथ नहीं, एट ए स्टोन्स थ्रो। ये तो प्रीवियस ईयर से आया हुआ है। एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट ए क्लोज डिस्टेंस, यानी कि 18वें का 4 लगा देंगे। 19वां एंटोनियम बताना है था, कोलोजल बिल्डिंग, कोलोजल का मतलब लार्ज, विशाल, बहुत बड़ा। इसका हो जाएगा एंटोनियम टाइनी, क्वाइंट, एनोर्मस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं होगा, एनोर्मस का मतलब भी बिग ही होता है, क्वाइंट का भी नहीं होगा, टाइनी हो जाएगा। 19 का हो जाएगा फर्स्ट। ये तो प्रीवियस ईयर की वो कैब आई हुई है, इसका तो आपने रट्टा मारी रखा होगा। इसमें जो है टीचर्स के हाथ में ज्यादा कुछ होता नहीं है। 20वें पे चलते हैं, ये भी पैरा जंबल है। पहला सेंटेंस हम पढ़ेंगे, हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स, ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, बी पढ़ेंगे, ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स एंड bark. They absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. ठीक है,
सी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। देखो कई बार पैराजंबल में हमें ग्रामर की स्ट्रक्चर से, ग्रामर के जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनके फंक्शन से क्लू मिल जाता है। कई बार एग्जामिनर वो क्लू नहीं देता है, कई बार केवल हमें मीनिंग से पता लगाना होता है। ये उसी तरह का पैराजंबल है, इसके मीनिंग से ही हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस सेंटेंस के बाद, किस स्टेटमेंट के बाद किस स्टेटमेंट का मीनिंग फिक्स हो रहा है, क्या लॉजिकल ऑर्डर है, ये इसके मीनिंग से पता चल रहा है। इन अर्बन एनवायरमेंट्स ट्रीज अब्सॉर्ब पोल्यूटेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन and carbon monoxide and sweep up particles like dust and smoke। आपको एक चीज इसमें यहाँ पे एक लॉजिकल सीक्वेंस मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। जैसे ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है सी, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से है, और ए में यूज किया जा रहा है हेल्थी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सी के बाद ए होना चाहिए। अभी ये पता नहीं है ये होगा नहीं होगा, ऑप्शन चेक करते हैं। सी के बाद ए, सी के बाद एक ही ऑप्शन है दूसरा वाला जिसमें ए, सी के बाद ए आ रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। बी से शुरू हो रहा है, बी से और कोई ऑप्शन नहीं है शुरू होने वाला, केवल यही है। Trees help to clean the air we breathe through their leaves and bark. They absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. B के बाद D, B के बाद D आ सकता है क्या? In urban environment, trees absorb pollutant gases like nitrogen oxide, ozone। देखो ये जो D स्टेटमेंट लिखा है ये भी B स्टेटमेंट का जो मीनिंग है उसको और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए लिखा है। पहले उसने बताया ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ, कैसे करते हैं ये बताया। उसके बाद फिर बताया कि अर्बन एनवायरमेंट्स में ये अब्सॉर्ब करते हैं। मतलब जो डी स्टेटमेंट लिखा है वो बी वाली बात को और ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने के लिए तो लिखा है। तो बी के बाद डी आएगा, सी बी डी सी ए, यही हो जाएगा इसका 20 का दूसरा। बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं, क्या ए से शुरू होगा, ए बी सी डी वाला रहेगा। ए बी सी डी वाला और बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बी और डी तो रहना ही है। आसान है ये भी, अगर आप मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश को आपकी पढ़ने की आदत है तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से किसी भी लैंग्वेज को लिखा जाता है और किस तरह से मीनिंग आता है। देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जो बच्चे ना पढ़ रहे हो तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आप इंग्लिश में लिखी हुई एनसीईआरटी की किताबें ले लो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है वो डेवलप नहीं है, तो आप जो है एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की, 6 से 10 तक की किताबें ले लो, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की। आप पहले 6 की लो हिस्ट्री, आप उसे पढ़ो। एक तो वो आपको जीके में भी हेल्प करेगी, दूसरा वो आपको इंग्लिश की जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, यहाँ पर भी इंप्रूव करेगी। एक बार पढ़ दो, जीके भी सही हो जाएगी और इंग्लिश भी सही हो जाएगी। पढ़ के चीजों को समझना, तेजी से पढ़ना और तेजी से समझना, और उस इंफॉर्मेशन को दिमाग में रिटेन करना, ये जरूरी होता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले सेंटेंस पर। 21 कॉमन एरर है, ग्रामेटिकल एरर इसमें से छाट के बतानी है। माय फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। देखो इसमें ये जो व्हेन क्लोज लिखी है ना, व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, इसको हम बोलते हैं व्हेन क्लोज। इसका जो फंक्शन होता है व्हेन अगर हमने इस क्लोज के साथ लिख दिया ना, तो इसका जो फंक्शन होता है वो है टाइम बताने का। इसलिए इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है इस क्लोज का, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज बोलते हैं इसको। मतलब ऐसी क्लोज जो एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रही है। एडवर्ब टाइम से क्या मतलब है, एडवर्ब है तो वर्ब के बारे में बता रही है, और टाइम बता रही है वर्ब के बारे में, तभी तो एडवर्ब टाइम क्लोज कहा जा रहा है। मतलब व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, ऐसी बहुत सारी क्लोजेस बन सकती है। व्हेन से बन सकती है, आफ्टर बिफोर से बन जाती है, व्हाइल से बन जाती है, एज सून एज से बन जाती है, अनटिल अनलेस से भी बन सकती है। तो ये जो
अनटिल से बनेगी, अनलेस से तो कंडीशन बन जाती है। ये जो क्लोजेस बन जाती हैं इनको बोलते हैं एडवर्ब टाइम क्लोज। मतलब ये टाइम बताती हैं किसका, मेन वर्ब का। मेन वर्ब मतलब जो मेन क्लोज है ना, मेन क्लोज उसकी जो मेन वर्ब है। मेन क्लोज क्या है, माय फादर गिव अप स्मोकिंग, ये मेन क्लोज है, इसकी मेन वर्ब क्या है, गिव अप। तो यानी कि ये क्लोज इसका टाइम बताएगी। तो जब भी यहाँ पे ऐसा पास्ट में लिखा रहेगा तो इसका मतलब इसका टाइम हो गया पास्ट का। तो गिव अप का क्या करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। 21 के दूसरा ऑप्शन हो गया। यहां पर इसमें एरर है, इस वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से में एरर है। 22 पे चलते हैं। द हाउस दे बॉट वाज स्पेसियस देन देयर प्रीवियस हाउस। देखो देन लग रहा है तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री आनी है, और कंपैरेटिव डिग्री को दिखाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आ सकता है, मोर। मोस्ट भी नहीं आ सकता, एज भी नहीं आ सकता, मोस्टली एडवर्ब हो रहा है लेकिन ये यहां पर फिट नहीं होगा। 22 का दूसरा, 23वां, फिर से पैरा नंबर ला गई, काफी सारे दिए हैं। अरेंजेस द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, पहले इनको पढ़ लेते हैं। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, they mostly live in dark forest and sleep during the day, they come out for hunting pigs and deer by the night. It is assumed that probably around 3000 tigers live in the wild. This species looks spectacular and grand, and they are very graceful in their movements. It is almost impossible for us to see them against a jungle background, especially when they are standing still because of their striped coats. Unlike most cats, the tiger likes bathing very much. देखो, इट इज अज्यूम्ड, इट इज ऑलमोस्ट, ये तो इनका तो पॉसिबल नहीं है शुरू में आना, क्योंकि ये किसी एक सिचुएशन के लिए, किसी एक फिनोमिना के लिए, सर्कमस्टांस के लिए दिए गए हैं, कंटेक्स्ट के लिए। ये तो संभव नहीं है इनका आना। आ भी सकते हैं अगर पैराग्राफ को उस तरह से डिजाइन किया गया है, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इट से आप जो है किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे। दूसरे सेंटेंसेस पे ध्यान देते हैं। देखो, पहला जो सेंटेंस आता है, मैंने आपको बताया ए और बी में से ए आएगा। क्योंकि बी क्यों नहीं आ सकता, बी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। प्रोनाउन से आप स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ को, पहले ये तो बताएंगे कि वो नाउन क्या है जिसके लिए प्रोनाउन आया है। तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। एक्चुअली में बी से तो वैसे भी कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, 3 ऑप्शन है ए से, तो ठीक है, ए से स्टार्ट हो जाएगा। अब ए के बाद क्या आना चाहिए, टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, इट इज assumed that probably around, it is almost impossible for us to see। देखिए, पहले टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया, ये बताया दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। उसके बाद जब उनको इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर यही तो बताएगा कि वो रहते कहाँ हैं। It is assumed that probably around 3000 tigers live in the wild. This species looks spectacular। यानी कि ए के बाद सी आना चाहिए। बाकी ए के बाद दूसरे ऑप्शन कौन से हैं, ए के बाद बी आ रहा है एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ए के बाद डी आ रहा है। ठीक है, ए के बाद बी आ सकता है क्या, दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर बाय द नाइट, आ भी सकता है। बी देख लिया, ए के बाद बी, फिर सी, इट इज assumed that around 3000 tigers live in the world, this species look spectacular and grand, they were graceful in their movement। नहीं, देखो ए के बाद सी ज्यादा लॉजिकल है। पहले आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो, फिर आप उसकी लिविंग बताते हो, फिर आप उसकी एक्टिविटी बताते हो। यही तो एक स्टोरी का एक पैटर्न होता है। जब आप कुछ भी नरेट करते हो तो पहले किसी एक यूनिट के बारे में बताते हो, फिर बताते हो कि यूनिट कहाँ पाई जाती है, फिर बताते हो कि यूनिट कैसे फंक्शन करती है। ये ज्यादा लॉजिकल सीक्वेंस है, यानी कि ए सी बी डी, आ दूसरे भी सकते हैं लेकिन ये ज्यादा लॉजिकल ऑर्डर है। तो 23 का हो जाएगा चौथा। 24वें में वही रिपोर्टेड इसकी स्पीच है, इसको कन्वर्ट करना है। सिखा सेड डेट द हैवी रेन दिस वीक का डेट वीक हो जाएगा, हैज स्पॉइल्ड का हैड स्पॉइल्ड हो जाएगा। ऑल मई को हिसाब सिखा के हिसाब से ट्रांसफर कर चेंज कर देंगे। ऑल हर ट्रेवल प्लान्स, यानी कि 24वें का दूसरा हो जाएगा। ओके ठीक है। 25वां एंटोनियम बताना है किसका, स्टन का, द न्यू प्रिंसिपल
कई बार बच्चे क्या करते हैं, केवल स्तन को देखते हैं, पूरे सेंटेंस को देखा करो, उससे स्तन का एग्जैक्ट मीनिंग होता ये है कि कई बार एक वर्ड एक से ज्यादा मीनिंग में यूज होता है। यहां वो किस मीनिंग में यूज हो रहा है ये उस सेंटेंस से, उस कंटेक्स्ट से पता चलेगा। तो उस सेंटेंस को, उस कंटेक्स्ट को पढ़ा, समझा, पता लगाया स्तन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन छाटेंगे। द न्यू प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज स्तन yet he understand the needs of his subordinate। अब देखो स्टर्न के दो मतलब होते हैं, सीवियर या शोइंग डिसअप्रूवल, या वेरी सीरियस भी कहा जा सकता है। वेरी जो कि हर चीज को मना कर देता हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे रहो, ठीक है, उसको कहते हैं स्टर्न। फ्लिपेंट का क्या मतलब होता है? फ्लिपेंट का मतलब होता है नॉट सीरियस अबाउट सीरियस सब्जेक्ट्स, नॉट सीरियस अबाउट सीरियस सब्जेक्ट। लीनियंट का मतलब क्या होता है? लीनियंट का मतलब होता है जो हर चीज को अप्रूव कर दे, उसके पास जाए, सर ये कर लो, हाँ ठीक है कर लो, सर आराम कर ले, हाँ ठीक है कर लो, जैसा करना चाहता है उसको वैसा करने दे। नोक्सियस का मतलब होता है पॉइजनस या हार्मफुल या टॉक्सिक को कहते हैं नोक्सियस, ये भी नहीं होगा। लीनियंट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि डेजोलेट का मतलब होता है बैरन, बंजर, जहां पे कोई लाइफ ना हो, कोई एनर्जी ना हो, एम्प्टी हो एकदम। तो 25 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 26वें पे चलते हैं। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी अलाउड, ठीक है, लोड तो होगा नहीं, लोड तो वर्ब है, अलाउड भी नहीं होगा, वो भी वर्ब की थर्ड सेकंड या थर्ड फॉर्म लग रही है, अलाउ भी वर्ब है, अलाउड है एडवर्ब, तो यहां पर एडवर्ब भी तो आना है। विशाल इज गोइंग टू रीड द स्टोरी, देखो सेंटेंस को समझ लो, टू रीड द स्टोरी अलाउड। देखो विशाल तो हो गया नाउन, यहां पर ये सब्जेक्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ब कही जा सकती है क्योंकि यहां पर मेन वर्ब लिखी है। मेन वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके बाद आ भी नहीं रहा, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो ये इंट्रांजिटिव है। अब ये क्या है? 2+V1, 2+V1 लग गया इन्फिनेटिव। अब ये जो इन्फिनेटिव है ना, ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इन्फिनेटिव को क्या होना है ये बताएगा इसका फंक्शन। देख लेते हैं क्या है इसका फंक्शन। क्यों आया है टू रीड द स्टोरी? टू रीड यहां पर आया है इसके बारे में बताने के लिए कि ये जो एक्टिविटी है गोइंग वाली, ये क्यों की जा रही है, मतलब ये वाई का रिप्लाई है। तो मैं इसको कहता हूं एडवर्ब ऑफ रीजन कहता हूं मैं इसको। कुछ ग्रामरियन कह सकते हैं कि ये नया एडवर्ब बना दिया, या ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं इसको कहता हूं एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब एक ऐसा एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बता रहा है। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन इसलिए क्योंकि वर्ब के होने का या करने का रीजन बता रहा है। भाई क्यों गया वो वहां पे? यही करने तो गया वो, इसलिए तो गया, रीजन तो यही है। अब टू रीड भले से एक इन्फिनेटिव है, एडवर्ब के फंक्शन में है, लेकिन उसमें जो एक ये लिखी है वर्ब, क्या कहते हैं इनको? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब बेसिकली होती है वर्ब ही है। अगर ये वर्ब यहां पर लिखी है तो ये वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। देखो टू रीड एक एडवर्ब तो बन गया, या नाउन या एडजेक्टिव तो बन जाएगा इन्फिनेटिव, लेकिन रीड तो बेसिकली एक वर्ब ही है। उसने अपने वर्ब होने के कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ा नहीं है, वो अपने वर्ब होने के कैरेक्टरिस्टिक को पकड़े हुए है। वो उस हिसाब से, उसके हिसाब से, अपने वर्ब होने के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से फंक्शन करेगी, और उस हिसाब से उसके पार्ट ऑफ स्पीच भी होंगे। तो वर्ब है तो ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये जो लिखा है, ये लिखा है हाउ का रिप्लाई, यानी कि कैसे पढ़ी स्टोरी, अलाउड। ये एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा है, यहां पर आना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर। वर्ब का तो कोई काम ही नहीं था, बाकी सारे ऑप्शन में वर्ब दे रखी थी। अलाउड इसका 26 का पहला हो जाएगा। 27वें पे चलते हैं। भाइयों मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मुझे कपड़े बदलने पड़े, कपड़े बदले हैं, आदमी वही है, ठीक है। हम थे 27वें क्वेश्चन पर। सेंटेंस में लिख देता हूं यहां पर, आपके सामने तो स्क्रीन पे होगा ही।
which fill in the blanks does the minister take to reach assembly। टू को भी यहीं लिख दे। अब देखो ये जो वर्ड है ना विच, सबसे पहले हम सेंटेंस को इंटरप्रेट करेंगे, यही करना है हमें सबसे। विच, ये जो वर्ड है ना विच, ये प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर भी है। अब प्रोनाउन है तो उसमें भी ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जो बच्चे सीजीएल टीयर 2 तक पहुंचे हैं या जो नहीं भी पहुंचे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें बात नहीं करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। बहरहाल विच जो है वो प्रोनाउन के, रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में भी होता है और डिटर्मिनर के फंक्शन में भी होता है। जब वो प्रोनाउन होता है तो वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जब वो डिटर्मिनर होता है तो वो किसी नाउन के साथ, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर विच डिटर्मिनर है तो यहाँ पे कोई नाउन भी लिखा होगा। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ है एग्जामिनर ने, यहाँ पे नाउन ही आना है, ऑप्शन को देख के आपको पता चल रहा होगा। तो इसका मतलब इसको होना है डिटर्मिनर। अब ये डिटर्मिनर, ये नाउन, ये हो गई नाउन फ्रेज, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो रही है, ये भी, ये नाउन है, ये आर्टिकल, ये सब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो गया। अब देखो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद आ गई मेन वर्ब। अब आपकी जो मेन वर्ब है वो एक्शन नेचर की है। एक्शन नेचर की जो वर्ब होती है उनमें बनता है सवाल ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होने का। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? इसका ऑब्जेक्ट रहा ये, भाई यही तो नाउन फ्रेज है। आगे को तो इन्फिनिटिव आ गया, 2 + V1, इन्फिनिटिव लग गया। इन्फिनेटिव अपने फंक्शन के आधार पर नाउन भी हो जाते हैं, एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, एडवर्ब भी हो जाते हैं। यहां पर हो रहा है वो एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब के बारे में बता रहा है। देखिए इन्फिनेटिव नाउन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है अपने फंक्शन के आधार पर। तो इन्फिनेटिव को कुछ भी कहने से पहले उसका फंक्शन देखना पड़ेगा। यहां पर इन्फिनेटिव का फंक्शन क्या है, किस लिए आया है इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव आया है यहाँ पर ये बताने के लिए कि उसने कोई भी रूट या कोई भी जो बात हो रही है वो क्यों लिया, पर्पस। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन बताने के लिए यहां पर ये आया है। ठीक है, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर में। असेंबली, रीच, इन्फिनेटिव भले ही यहाँ पे एडवर्ब हो रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव के अंदर जो ये वर्ब है ये तो अभी देखो, इनको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये भले से नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के फंक्शन में आ जाते हैं, लेकिन मूल रूप से होते वर्ब ही हैं। तो इसने, रीच ने अपने वर्ब होने की कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ा थोड़ी, वो कैरेक्टरिस्टिक ये धारण किए हुए है। अब ये रीच यहाँ पर क्या, किस टाइप की वर्ब है? रीच खुद एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ये असेंबली नाउन ही तो है इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर कोई नाउन आना है, रूट नहीं, राइट नहीं, रोट नहीं, रूट आएगा। ठीक है, रूट का मतलब उस रास्ते की बात चल रही है, किस ट्रैक को लिया उसने। रूट का मतलब तो जड़ होती है, राइट का मतलब दंगे, रोट तो, और रोट का मतलब होता है एक वर्ब होती है किसी को डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय होना, या यूं कहिए कि धीरे धीरे किसी चीज का पतन होना, क्षय होना। रोटन, रोटन जिससे बना है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 27वें का फोर्थ। 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। माई रिक्वेस्ट शुड बी कंसीडर्ड, कंसीडर माई रिक्वेस्ट। देखो ये इंपेरेटिव तो बना दिया है इसने, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट का मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा। मैंने आपसे क्या कहा, एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हुए टेंस और मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो पहले सेंटेंस में उसने इसको इंपेरेटिव तो कर दिया, लेकिन इसमें उसका मीनिंग चेंज हो गया। प्लीज कंसीडर माई रिक्वेस्ट, ये सही है।
दूसरा ऑप्शन सही है इसका। तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्लीज डू कंसीडर माय रिक्वेस्ट, यही गलत हो गया। प्लीज, इसमें तो वह भी चेंज कर दी उसने तीसरे और चौथे में, मतलब 28 का दूसरा ऑप्शन सही है। 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। माय ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन, ठीक है। माय ब्रदर रिफ्यूज मी नोट, अब देखो रिफ्यूज भी लगा रखा है और नोट भी लगा रखा है, दो नेगेटिव की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब आपने डोंट प्ले के नेगेटिव के मीनिंग को रिफ्यूज वर्ब में कैरी कर लिया तो फिर दोबारा से नोट लगाने की क्या जरूरत है। माई ब्रदर सेड टू मी, सेड टू का सेड टू मी रहा, ये भी गलत है। माई ब्रदर फॉरबिड मी टू प्ले इन द रेन, ये सही है, ठीक है। फॉरबिड का मतलब होता है नॉट टू अलाउ, ठीक है। 29वें का थर्ड सही है। आगे है क्लोज टेस्ट। पहले इसको क्लोज टेस्ट को पढ़, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको सोल्व करते जाएंगे। इसको पूरा एक बार में पढ़ के फिर क्वेश्चन देख के इतना सब करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर या स्टूडेंट ये प्रीफर करते हैं कि पहले क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ा जाए, फिर उसके क्वेश्चन पढ़े जाएं, फिर दोबारा उसको क्लोज टेस्ट में भरा जाए। इन सब की जरूरत नहीं है। द मसायाज लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब देखो पहले में क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आना चाहिए, आ सम दियर डेट। देखो यहां पर आएगा ए, क्यों आएगा ए, देखो पार्ट जो है वो तो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है ना पार्ट। सम अगर काउंटेबल नाउन के साथ आता तो पार्ट्स कर देता। दियर कोई पोजेशन होगी नहीं, पोजेशन तो हो नहीं सकता पार्ट उनकी, ये कोई ट्राइब की बात हो रही है यहाँ पर। डैट भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। डैट होता है पॉइंट आउट करने के लिए, दिस और डैट पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया 30 का ए। दे लिव ऑन द वाइट प्लेन्स इन साउथर्न एंड नॉर्थर्न केन्या एंड नॉर्थर्न तंजानिया। द एरिया, फिर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रोके हिल्स, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा 31 का एक। कंसिस्ट ऑफ का मतलब इंक्लूड, द एरिया इंक्लूड माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रास लैंड ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रोके हिल्स। मीजर्स भी नहीं होगा, कंसीडर्स। देखो जो आगे प्रीपोजिशन आ रही है ना उससे आपको क्लू मिलेगा कि कंसिस्ट ऑफ हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है टू इंक्लूड। मेजर्स नहीं होगा, कंसीडर्स नहीं होगा, सराउंड्स भी नहीं होगा। सराउंड्स तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। उसके बाद तो सीधे ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। आगे चलते हैं। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स। फिर इन द ब्लैंक्स विच देयर कैटल कैन ग्रेज। कैन ग्रेज ऑन, ठीक है। उस सरफेस की बात चल रही है ना, वो जो लैंड है उसकी उसी पे तो ग्रेज करेंगे, तो ग्रेज ऑन आ जाएगा, बाय नहीं, एट नहीं, विद नहीं, ठीक है। सरफेस के लिए ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो ऑन which their cattle can graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a manyata, where a few families live for a weeks or month. देखो वीक्स और मंथ जो है काउंटेबल टाइप के हैं, काउंटेबल नेचर के हैं, तो यहाँ पर फ्यू और लिटिल में से फ्यू आना चाहिए, लिटिल नहीं आएगा। लीस्ट भी आने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर वो भी नहीं आएगा। असिग्निफिकेंट वीक्स और मंथ, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, सेंसिबल नहीं है, ठीक है। 33 का हो जाएगा दूसरा। आगे है आगे है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की अगर आपकी स्किल्स हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बता चुका हूं 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए इंग्लिश में लिखी हुई और उनको पढ़िए। पहले हिस्ट्री की पढ़ दीजिए, फिर पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की पढ़ दीजिए। एक तीर दो निशाने हो जाएंगे, आपकी जीके भी इंप्रूव हो जाएगी और आपको इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश को तेजी से पढ़ना और फिर जितनी तेजी से पढ़ रहे हो उसको उतनी तेजी से समझना और इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रिटेन करना। उसको इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो उसको दिमाग में रखना, ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंशन हमने पढ़ा एक बार में और सटासट क्वेश्चन लगा दिए। किसी एक आध क्वेश्चन में अगर अटक भी गए तो चलो देख लिया, ये थोड़ी ना कि चारों के चारों या 5 के 5 क्वेश्चन को हम कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढ रहे हैं, बहुत समय लग जाएगा।
चलो शुरू करते हैं। वी सिट इन द लास्ट रो, बम्ड अबाउट बट फ्री ऑफ स्टेयर्स। द बस रोल्स आउट ऑफ द डल क्रॉस रोड्स ऑफ द सिटी एंड वी आर सून इन द ओपन कंट्री साइड विथ फील्ड्स ऑफ सनफ्लावर्स एज फार एज द आई कैन सी, देयर हेड्स all facing us. Where there is no water, the land reverts to the desert. While still on level ground, we see in the distance the tall range of the Mount Bogra, abrupt like a shining prism laid horizontally on the desert surface. It is over 5,000 meters high and the peaks are under permanent snow, in powerful contrast to the flat desert all around. Heaven Lake lies part of the bay of this range, about 2,000 meters above sea level at the foot of one of the highest snow peaks. As the bus climbs, the sky, brilliant before, grows overcast. I have brought nothing warm to bear. It is all down at the hotel in Urumqi. Urumqi. Rain begins to fall. The man behind me is eating overpoweringly smelly goat cheese. The bus window leaks inhospitably but reveals a beautiful view. We have passed quickly from the desert through arable land to pasture, and the ground is now green with grass. The slopes dark with pine. A few cattle drink at a clear stream flowing past moss covered stones. It is a constable landscape. The stream changes into a white torrent as we climb higher. I wish more and more that I had brought with me something warmer than the pair of swords that have served me so well in the desert. The stream, which we are told rises in Heaven Lake, disappears and we continue our slow ascent. About noon, we arrive at Heaven Lake and look for a place to stay at the foot, which is the resort area. We get a room in a small cottage, and I am happy to note that there are thick quilts on the beds. Standing outside the cottage, we survey our surroundings. Heaven Lake is long, sardine shaped, and by fed by mountain walls dotted with distant sheep. At the head of the lake, beyond the delta of the inflowing stream, is a massive snow-capped peak which dominates the vista. It is part of a series of peaks that culminate a little out of view in Mount Bogra itself. ठीक है. For those who live in the resort, there is a small mess hall by the shore. We eat here sometime and sometimes buy food from the vendors outside, who sell kebab and naan until the last buses leave. The kebabs cooked on skewers over charcoal braziers are particularly good, highly spiced and well done. Horse milk is available too from the local Kazakh herdsman, but I decline this. I am so affected by the cold that Mr. Cow, the relaxed young man who runs the mess, lends me a spare pair of trousers, several sizes too large but more than comfortable. Once I am warm again, I feel a pre-dinner spurt of energy. Dinner will be long in coming, and I ask him whether the lake is good for swimming in. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं. कुछ बच्चों के लिए हाई लेवल होगा, कुछ बच्चों के लिए मॉडरेट होगा. क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. व्हाट इज द प्रोटैगोनिस्ट वेयरिंग इन द बस? अरे बात तो हुई थी अभी, क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं, क्लू मिलेगा. लॉन्ग स्लीव शॉर्ट नहीं, लॉन्ग स्लीव शर्ट नहीं, ट्राउजर्स नहीं, अ धोती नहीं, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स. ठीक है. ट्राउजर्स तो उसको दिया था, उसने मैस के ओनर ने दिया था उसको. ट्राउजर दिया था या शर्ट? ट्राउजर दिया था. ठीक है. अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स उसने पहना हुआ था. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? एजिटेटेड, सीरीन, एंग्री, रोमांटिक. देखो एजिटेटेड और एंग्री जैसा तो कुछ लगा नहीं इसमें, रोमांटिक भी नहीं. सीरीन, सीरीन का मतलब होता है काम. कभी पॉजिटिव चीजें बता रही है, कभी नेगेटिव चीजें बता रही है. शांत है, ज्यादा उससे जुड़ी नहीं है. शांत का मतलब हो गया कि पॉजिटिव चीजें ही बता रही है, नेगेटिव चीजें ही बता रही है, न्यूट्रल वे में. ठीक है. रोमांटिक का मतलब वो जो सारी सीनरी है उससे बहुत ज्यादा इन्फेचुएटेड है या बहुत ज्यादा उसको वो पसंद है और उसकी तारीफ पे तारीफ की जा रही है. ठीक है. तारीफ भी कर रही है तो कुछ चीजें ऐसी भी बता रही है जो कि नेगेटिव हो सकती हैं. 36. सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. शॉर्ट्स टू ट्राउजर नहीं, जर्नी टू माउंट बोगड़ा, पीस एंड लाइफ, लेक हेवन. देखो सबसे ज्यादा जो उसका जिक्र हुआ है वो लेक हेवन का ही हुआ है. माउंट बोगड़ा का भी एक दो बार जिक्र हुआ है, दो तीन बार इसमें माउंट बोगड़ा का भी जिक्र हुआ है. पीस एंड लाइफ तो नहीं. लेक हेवन इसका सही आंसर होगा. जर्नी टू माउंट बोगड़ा
उसका लास्ट पॉइंट जो था, देखो, जर्नी टू माउंट बोगड़ा। अब टू देखो, टू जो प्रीपोजिशन है वो आता है डेस्टिनेशन के लिए, लास्ट पॉइंट के लिए, यानी कि टू के बाद अगर माउंट बोगड़ा लिखा है तो माउंट बोगड़ा लास्ट पॉइंट होना चाहिए था। माउंट बोगड़ा तो उसको रास्ते में कहीं मिला, गई तो वो लेक हेवन तक ना, लेक हेवन पे ही तो उसने स्टे किया, तो या तो जर्नी टू लेक हेवन होता या लेक हेवन। इसका 36 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 37, select the most appropriate antonym of the word except from the passage। except, decline, पहला ही ऑप्शन सही है। डिक्लाइन का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट। आगे भी एक कॉम्प्रिहेंशन है, इसको पढ़ते हैं फटाफट। The number of Indian students going abroad for higher studies has increased by 68.79% in the past year, according to data provided by the Ministry of State in the Ministry of Education, Subhash Sarkar. As per the data provided by him in the Lok Sabha, the number of Indians enrolled in foreign universities increased from 4.44 lakh in 2021 to 7.5 lakh in 2022. He clarified that while the Bureau of Immigration and Ministry of Home Affairs maintain departure and arrival data of Indians, there is no index for capturing the category of Indians going abroad for higher education. Purpose of Indians going abroad for higher education is captured manually based either on their verbal disclosure or the type of visa of the destination country produced by them at the time of immigration clearance, Sarkar said. According to the data provided by the ministry, the number of Indian nationals increased from 4.54 lakh in 2017 to 5.17 lakh in 2018. There was a significant increase in 2019 as well, with 5.8 lakh students flying out of the country. However, during the COVID pandemic, the number of Indian nationals in foreign universities saw a drastic dip as only 2.59 lakh students were registered. While the number continued to remain low, it saw a slight increase in 2021 with 4.44 lakh registrations. However, the number has significantly jumped to 7.5 lakh in 2022. The increase in the number of Indian nationals abroad corresponds with the latest immigration reports from some of the popular study abroad destinations such as the US, UK and Australia. For the UK, the Immigration Statistics Report states that 127,731 visas were granted to Indian students in September 2022, an increase of 93,470 plus 273% against 34,261 in 2019. Similarly, in the US, the number of Indian students has more than doubled, and the Open Doors Report 2020 has predicted that the number of Indian students heading to America is likely to surpass those from China in 2022-23. स्पीड से पढ़िए और स्पीड से समझिए। अब देखो, इसने इसमें इतने सारे आंकड़े दिए हैं, इतने सारे आंकड़ों को तो दिमाग में रखना बहुत टफ है, बट चलो कोई बात नहीं, छाट लेंगे। द पैसेज इज मेनली अबाउट इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इंडियंस गोइंग अब्रोड फॉर हायर स्टडीज, immigration of Indians to UK, US and Australia, Indians going to America for higher studies। देखो, किसी कंट्री को लेकर स्पेसिफिक तो नहीं हो रहा है वो, इमिग्रेशन ऑफ इंडियंस टू UK, US एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज। देखो, अभी इसमें जिक्र आया था, एक वर्ड आया था वार्सिटीज, वार्सिटीज यूनिवर्सिटीज को ही कहते हैं। इंडियंस एनरोल्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंडियंस गोइंग अब्रोड फॉर हायर स्टडीज। फॉर हायर स्टडीज ज्यादा एक अम्ब्रेला बड़ी टर्म है, केवल यूनिवर्सिटीज को उसने टारगेट नहीं किया है, हायर स्टडीज पे फोकस कर रहा है वो शुरू से ही। आप पैराग्राफ देखोगे तो ठीक है, इसका हो जाएगा 38 का दूसरा। ये हायर स्टडीज को ज्यादा फोकस किया उसने, यूनिवर्सिटीज पर भी उसका ध्यान गया है, उसने 2-3 बार जिक्र किया है, लेकिन हायर स्टडीज ज्यादा बड़ी अम्ब्रेला टर्म है और पूरा जो पैसेज है इसी के बारे में है। 38 का हो जाएगा दूसरा। 39, इन 2019 हाउ मैनी इंडियन स्टूडेंट्स वेंट अब्रोड। ध्यान है कि किसी को? चलो देख लेते हैं, ऐसी चीजें तो देखी जा सकती हैं,
कहाँ है 2019-17 में 5.16 लाख, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज 2019। देखिए पहला दूसरा तीसरा जो पैराग्राफ है उसकी दूसरी लाइन में लिखा है 2019 में 5.86 लाख स्टूडेंट्स फ्लाइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, 39 का 2। 40 which of the following countries is not very popular with Indian students for studies? USA, चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इसको तो अगर पैसेज नहीं भी पढ़ोगे तो ही बता दोगे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। चाइना में बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। एक तो चाइना से वैसे रिलेशन अच्छे नहीं है, और वैसे भी चाइना में जो है इंग्लिश का इतना ज्यादा यूज नहीं है, तो वहां पे जाएगा कौन? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया प्रीफर करते हैं। किसी भी से भी पूछो यही बोलता है वो, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा, ये 4 देशों में ज्यादा जाते हैं। चलो 41 पे आते हैं। हाउ डू वी नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग वीजाज फॉर स्टडीज इन यूके? फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। देखो फ्रॉम द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, इसका जिक्र हुआ था कहीं पैराग्राफ में। फॉर द यूके द इमिग्रेशन, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये लाइन है 1 2 3 4 5, लास्ट 5th लाइन में फॉर द यूके द इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स स्टेट्स दैट 1,27,731 visas were granted to Indian students September 2022। 41 का हो जाएगा 3rd। इस तरह से जो है कॉम्प्रिहेंशन को तेजी से पढ़ के उसको समझ के दिमाग में थोड़ी इंफॉर्मेशन रखनी है ताकि हेल्प हो जाए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन शुरू करते हैं। फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 4, 2023 a Chinese operated large white high altitude balloon was seen in North American airspace including Alaska, Western Canada and the contiguous United States. The American and Canadian militaries asserted that the balloon was for surveillance, while the Chinese government maintained it was a civilian meteorological research airship that had been blown off course. Analysts said that the balloon's flight path and the structural characteristics made it dissimilar from those who have typically been used for meteorological research. The US Department of State said that the balloon was capable of locating electronic communication devices, including mobile phones and radios, and that American U-2 reconnaissance aircraft deployed to track the balloon in the air revealed that the balloon carried antennas and other equipment clearly for intelligence surveillance and inconsistent with the equipment on board weather balloons. The State Department said that the spy balloon was part of a global Chinese military-directed surveillance effort in which Chinese spy balloons have flown over more than 40 nations in 5 continents. On February 4, the U.S. Air Force shot down the balloon over U.S. territorial waters off the coast of South Carolina on the order of the U.S. President Joe Biden. Debris from the wreckage has recovered and sent to the FBI laboratory in Quantico, Virginia for analysis. The incident increased U.S.-China tension. The incident prompted U.S. Secretary of State Antony Blinken to delay a diplomatic visit to Beijing, which was said to be his first since 2018. It also further strained Canada-China relations as Canada summoned the Chinese ambassador because of the violation of Canadian airspace. On February 3, the U.S. Department of Defense announced that a second Chinese balloon was passing over Latin America, while China also said belonged to it. On February 10, the Air Force shot down another aerial object over U.S. territory at the order of President Biden. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स, ये तो आपको वैसे ही पता होगा, सेपरेटेड नहीं है, स्प्रेडिंग नहीं है, एडजॉइनिंग हो जाएगा, फार ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, 42 का हो जाएगा 3rd। कंटिन्यूअस का मतलब होता है एडजॉइनिंग। 43, how did US make sure that the balloon flying over its territory was a spy balloon? The FBI lab confirmed that it was a spy balloon. It got the samples of the balloon checked in a lab. Its reconnaissance aircraft saw the antennas and equipment of the balloon. 43 का 3rd होगा। FBI में तो बाद में भेजा गया जब उसका रैकेज जो उसको रिकवर्ड किया गया, उसको पहले डाउन कर दिया गया, बलून को तोड़ दिया गया, उसके बाद उसको FBI में भेजा गया। 44 का, read the statements given below. The US Air Force shot down the Chinese balloon over US territorial waters. ठीक है, B लिखा है, tensions between China and US have increased and the visit of the US Secretary of State to Blinken has been postponed. A is true and B is false. नहीं,
A is false and B is true, नहीं. Both A and B are true and B is the correct reason for A, ये सही है. Both A and B are true but B is not, नहीं. B is not correct reason for A, D वाला नहीं, थर्ड ऑप्शन सही होगा, 44 का थर्ड. ठीक है, पहले उन्होंने शॉट डाउन किया चाइनीज बलून को, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने वहां पे पोस्टपोन कर दिया जाना. 44 को जाएगा थर्ड. 45 द पैसेज इज मेनली अबाउट चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस, चाइनीज बलून्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. देखो इनका जिक्र हुआ है, चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस का भी जिक्र हुआ है, चाइनीज बलून्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका भी जिक्र हुआ है. ए चाइनीज स्पाई बलून फ्लाइंग ओवर यूएस एंड कनाडा टेरिटरीज, द स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना, नहीं, द स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन यूएस चाइना. बात तो ये सही है, लेकिन पैसेज का इससे कोई लेना देना नहीं है. चाइनाज ग्लोबल मिलिट्री डायरेक्टेड सर्विलेंस, हालांकि इसका जिक्र हुआ है लेकिन पैसेज इसके बारे में नहीं है. चाइनीज बलून्स फ्लाइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका भी एक लाइन में जिक्र हुआ है. 40 नेशंस में बता रहे थे ना वो कि 40 देशों में ये पाए गए, 5 कॉन्टिनेंट्स के 40 देशों में, इसका भी जिक्र हुआ है. लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक है ये यूएस और कनाडियन टेरिटरीज से. ठीक है, चाइनीज 45 का हो जाएगा थर्ड. तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है. तेजी से अपनी समझ को बढ़ाइए, तेजी से कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को पढ़िए. जितनी तेजी से पढ़ रहे हैं उतनी तेजी से वो समझ में भी आना चाहिए. जो इसमें इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तो दिमाग में रिटेन हो जाए, ताकि बार बार देखना ना पड़े. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डाटा बेस्ड होते हैं, उनको कॉम्प्रिहेंशन में देखना पड़ता है. जैसे 2019 में पूछ लिया कितने स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे स्टडी के लिए, तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने 2017 का भी दे रखा है, 21-22 का आंकड़ा, मतलब उसको देखना पड़ सकता है. लेकिन चीजें जो है थीम, जैसे थीम पूछ लेता है, ये पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पैसेज का मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले पेपर के साथ. ये था 2 मार्च 2023 को. अगला जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा SSCGL टीयर 2 का, ये 2022 का टीयर 2 है. हुआ था ये 2023 के मार्च में, इसी साल के मार्च में. लेट लतीफी की वजह से SSC इसी तरह से पेपर कंडक्ट करा रही है कुछ सालों से. ठीक है, थैंक यू.